ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने देखना है कि हमने आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आज पास मेडिसिन के अपने एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, पल्मोनरी सिस्टम जो है हमने कंप्लीट कर लिया अपने सेशन में। हमने सारे टॉपिक्स जो हैं कवर कर लिए हैं। फर्स्ट ईयर स्टेप 1 से कवर कर लिए हैं, मास्टर द बोर्ड से कवर कर लिए हैं, हमने कवर कर लिए हैं अपने फर्स्ट ईयर स्टेप 2 से कवर कर लिए हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब हम अपने एमसीक्यूज कवर करेंगे पास मेडिसिन से। अब हमारे पास कोई भी रिकमेंडेड बुक नहीं है जो हमें यूनिवर्सिटी ने बताई हुई हो कि जी आप यहाँ से एमसीक्यूज कर लें तो आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे और आपका क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज हो गया। तो क्यों ना हम वो बुक्स कवर करें जो कि रिकमेंडेड हैं और फॉर ऑल द एग्जाम्स, वो एमसीक्यूज हम कवर करें फॉर ऑल द एग्जाम्स जो रिकमेंडेड हैं। ठीक है, तो वो एमसीक्यूज हम कवर करेंगे जो ऑथराइज्ड हैं बुक्स हैं और जो रिकमेंडेड बुक्स हैं फॉर ऑल द एग्जाम्स, तो हम वो कवर करके जाएंगे। उसके बाद जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा वही होगा। हम अपनी कोशिश पूरी करके जाएंगे, हम वो बुक्स लाजमी कवर करके जाएंगे। ठीक है, गेटवे में से एमसीक्यूज रिपीट बहुत कम होते हैं। ठीक है, गेटवे हम एक दफा जरूर एंड पे कवर करेंगे, लेकिन पहले हम अपनी 100% नहीं 200% तैयारी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अपनी जो पास एमसीक्यूज वाली बुक्स हैं उसको एक दफा लाजमी कर लेंगे। ठीक है, डेविडसन का आई डोंट नो डेविडसन में कैसे एमसीक्यूज हैं, लेकिन आप लोगों को मैं यही कहूंगी कि एमसीक्यूज अपने वहां से कवर करें जो कि ऑथराइज बुक्स हैं और जो कि रिकमेंडेड बुक्स हैं। ठीक है, मैंने आपको सेशन में भी वही बुक्स कवर करवाई हैं थ्योरी के लिए भी, जो कि रिकमेंडेड बुक्स हैं सारी। ठीक है, वहीं से आपको सारी तैयारी करवाई है जो कि सब टेस्टों के लिए रिकमेंडेड बुक्स हैं। एमसीक्यूज हम कवर करेंगे पहले आज। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे हम पहले, उसके बाद हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो न्यू बच्चे हैं हमारे पास सेशन में उनको भी फायदा हो जाए और जो बच्चे जो सेशन नहीं ले रहे उनको भी कुछ फायदा हो। ठीक है, अच्छा, हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब एमसीक्यू रीड आउट करते हैं। पहला एमसीक्यू है हमारे पास। 76-year-old मैन प्रेजेंट्स विद डिस्निया, चेस्ट एक्सरे इज परफॉर्म। अब ये चेस्ट एक्सरे इतना कोई क्लियर नहीं है क्योंकि ये बुक्स इतनी क्लियर नहीं है हमारे पास दी हुई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है कि इसमें हमने देखना है कि इसमें हमें क्या नजर आ रहा है। ये लंग तो हमें ठीक नजर आ रहा है। ठीक है, ये लंग हमें ठीक नजर आ रहा है, ये लंग हमें आधा नजर आ रहा है, नीचे से हमें लंग नजर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसमें इसने कहा कि सिर्फ डिस्निया का सिम्टम दिया, उसने कहा एक्सरे देख के बताओ कि इस एक्सरे में क्या है। लिटरली इस तरह के एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। डायग्रामेटिक एमसीक्यूज काफी कम आते हैं जेकेट में, लेकिन अब क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। आप कुछ नहीं कह सकते यूनिवर्सिटी को, आप कुछ भी आपकी यूनिवर्सिटी जो है आपको एग्जाम में दे सकती है। ठीक है, तो अब आप देख लो कि इसमें नीचे ये नजर आ रहा है। अब आप इसमें इसकी ऑप्शंस देखो। राइट अपर लोब कंसोलिडेशन, अब वो शायद राइट की बात करेगा। अपर लोब में तो आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा, अपर लोब तो आपको ठीक नजर आ रहा है। राइट साइडेड नीमोथोरेक्स, नीमोथोरेक्स तो आपको नजर नहीं आ रहा। नीमोथोरेक्स तो मैंने आपको कल ही पढ़ाया है। नीमोथोरेक्स से मैंने आपको बताया था कि नीमोथोरेक्स में आपका जो लंग है वो पूरा ब्लैक हो जाता है। ठीक है, लंग मैंने आपको बना के दिखाया था, लंग जो है आपका पूरा, इसमें जो है आपका लंग पूरा ब्लैक हो जाता है। ठीक है, लंग आपका मैंने कहा था कि ब्लैक हो जाता है। ठीक है, उसमें आपकी एयर सारी फील होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपके मैंने कल आपको बना के दिखाया था कि जो आपकी लंग के इर्द गिर्द जो आपकी जो कैविटी होती है, ठीक है, प्लूरल कैविटी, उसमें सारी एयर फील होना शुरू हो जाती है और जो आपका लंग है पूरा ब्लैक आपको नजर आता है। ठीक है, कल हमने इसका एक्सरे देखा था, तो ये भी आपको इस एक्सरे पे नजर नहीं आ रहा। तीसरा पल्मोनरी एडीमा, पल्मोनरी एडीमा में भी हमने देखा था इसमें सारा फ्लूइड नजर आ रहा था आपको। ठीक है, तो फ्लूइड वाला सीन भी इसमें आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसमें अगला आप देखो, राइट मिडल एंड लोअर लोब कंसोलिडेशन। फ्लूइड भी आप कह सकते हो कि इसमें आपको नीचे से वाइटिश वाइटिश नजर आ रहा है, फ्लूइड भी आप कह सकते हो कि फ्लूइड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो पल्मोनरी एडीमा है वो मोस्टली आपको बायलेटरली नजर आ रहा होता है। ठीक है, इसमें यूनिलेटरल नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसमें आप कहते हो अगर तो राइट मिडिल एंड लोअर लोब कंसोलिडेशन, हाँ ये हो सकता है कि आप कह लो कि अपर लोब बचा हुआ है और मिडल और लोअर लोब वाइटिश नजर आ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि इसमें कंसोलिडेशन हो सकती है। कंसोलिडेशन मैंने आपको बताया था नमूनिया पढ़ाते हुए कि लंग के ऊपर जो है ना कंसोलिडेशन आपको वाइटिश नजर आ रही होती है। ठीक है, इसको हम वाइट बनाते हैं, ये आपका ब्लैक मैंने बना दी, ये वाइट बनाते हैं। ये हम इसको यहाँ से वाइट बनाते हैं, वाइट बना, ये वाइटिश आपको नजर आती है, कंसोलिडेशन आपको वाइटिश नजर आ रही होती है। ठीक हो गया। अब ये अगला है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में तो मैंने आपको वैसे ही कहा था कि लंग के ऊपर हमने जो मैंने सैंपल एक्सरे दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रैन ट्रैक अपीयरेंस नजर आ रही होती है। ठीक है, ट्रैन ट्रैक अपीयरेंस नजर आती है, तो इस तरह का तो आपको एक्सरे नजर ही नहीं आएगा कि वाइटिश नजर आ रहा हो। ये आपको पूरा एरिया जो है ना ये वाइटिश नजर आ रहा है, तो वाइटिश में आपको क्या नजर आ जाएगी, इसका क्या आंसर बन सकता है? इसका आंसर बन सकता है कि कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन आपको वाइटिश नजर आ रही है।
ठीक है, इसका आंसर आप डी बनाओगे कि इसमें आपको एक्सरे के ऊपर व्हाइटिश एरिया नजर आ रहा है, कंसोलिडेशन नजर आ रही है। ठीक है, अगर हम इसको आगे से थोड़ा रीड करें, अच्छा पास मेडिसिन के एमसीक्यूज करने का तरीका ये है कि इसमें हमने सिर्फ इसमें हमने स्टेम्स पढ़नी है, इसमें इसका आंसर देखना है, इसमें जो आगे फर्दर बहुत ज्यादा डिटेल्स दी हुई है उसमें हम इतना नहीं फंसेंगे। फंसेंगे थोड़ा थोड़ी चीजें जो करवाने वाली होंगी वो मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, द पेंस ऑफ कंसोलिडेशन above the horizontal fissure and obscure the right heart border। अब वो कहता है कि कंसोलिडेशन हमने ये देखना होता है कि वो राइट हार्ट बॉर्डर, ये जो हार्ट बना हुआ था ना यहाँ पे, अब ये राइट हार्ट बॉर्डर को ना ऑब्सक्योर कर रहा है। यहाँ पे जो हार्ट बना हुआ था ना, ये हार्ट का एरिया सारा बना हुआ था ये, अब जो राइट हार्ट बॉर्डर था ना उसको ऑब्सक्योर कर रहा था, ये राइट हार्ट बॉर्डर इसको ऑब्सक्योर कर रहा था, ये वाइटिश एरिया। ठीक हो गया, इसको हम सिलहोटे साइन कहते हैं बेसिकली। ठीक हो गया, आगे वो कहता है कि व्हाइटिश एरिया आपको किस किस में नजर आ रहा होता है। ठीक है, वाइट शेडोज किस किस चीजों में नजर आ रहे होते हैं ये वो बता रहा है आगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेस देखने के लिए, कंसोलिडेशन में, प्लूरल इफ्यूजन में, ठीक है, प्लूरल में व्हाइट नजर आता है, कोलैप्स में, निमोनेक्टमी में, ट्यूमर्स में और पल्मोनरी एडीमा में। अब इन सब चीजों में आप कह लो कि पल्मोनरी एडीमा जैसे ऊपर था, अब इन सब चीजों में आप कह लो कि आपको व्हाइट नजर आता है, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो? आप मोस्टली डिफरेंशिएट कर रहे होते हो ट्रेकिया की बेस पे। ठीक है, ट्रेकिया जो आपको बीच में नजर आ रहा था ना उसकी बेस पे। अब ये यहाँ भी हमने लंग बनाना है, यहाँ भी हमने लंग बनाना है। ठीक है, ट्रेकिया की बेस पे हमें डिफरेंशिएट करना है। मोस्टली क्या होता है कि ट्रेकिया या सेंटर में ही रहता है, या राइट साइड पे चला जाता है, या लेफ्ट साइड पे चला जाता है। ठीक है, तो उसकी बेस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। अगर ट्रेकिया पुल हो गया है टुवर्ड्स द वाइट आउट, यानी कि अगर समझो हम कह लो कि वाइट आउट राइट साइड पे था। ठीक है, वाइट हम इसमें बनाते हैं, वाइट आउट एरिया बनाते हैं, व्हाइट आउट एरिया बनाते हैं इसमें हम राइट साइड पे। ठीक है, व्हाइट आउट एरिया हम राइट साइड पे बनाते हैं। तो ट्रेकिया अगर राइट साइड पे चला गया, टुवर्ड्स द व्हाइट आउट चला गया, तो वो मोस्टली कोलैप्स में हुआ होता है, कोलैप्स में। इसका मतलब है कि राइट साइड पे कोलैप्स था, कोलैप्स था। ठीक है, कोलैप्स में होता हुआ होता है नीमोनेक्टमी में। आप कहते हो कि जब नीमोनेक्टमी हुई होती है, ठीक है, निमोनेक्टमी अगर हुई हुई हो, निमोनेक्टमी में हो जाता है, कोलैप्स में हो जाता है। ठीक है, और अगर पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हुआ हो। ठीक है, और ट्रेकिया सेंट्रल कब होता है? ट्रेकिया सेंट्रल आपकी कंसोलिडेशन में होता है। ऊपर जो हमने कंसोलिडेशन पढ़ी उसमें ट्रेकिया सेंट्रल होगा। ठीक है, ऊपर हमें कंफ्यूजन थी पल्मोनरी एडिमा में और कंसोलिडेशन में, तो उसमें हमें ट्रेकिया देखना होगा। ठीक है, उसमें एक्सरे में इतना क्लियर नहीं है, तो उसमें हमने कंसोलिडेशन में और पल्मोनरी में डिफरेंशिएट करने के लिए हम ट्रेकिया देखेंगे। ट्रेकिया अगर सेंट्रल है तो कंसोलिडेशन है, और ट्रेकिया अगर पल्मोनरी एडिमा में, आप कह लो कि ट्रेकिया जो है मोस्टली आपका जो है वो भी उसमें भी सेंट्रल ही रहता है, उसमें भी आप कह लो कि सेंट्रल ही रहता है। लेकिन पल्मोनरी एडिमा जो है मोस्टली वो बायलेटरल होता है, ये बात याद रखनी है, मैंने जो ऊपर भी बताई थी आपको। राइट, और ट्रेकिया पुश्ड अवे फ्रॉम द वाइट आउट। राइट, अगर हम कहें कि वाइट आउट जो है आपका लेफ्ट साइड पे था, अब हम इसमें अब बनाते हैं, अगर हम कहें कि व्हाइट आउट लेफ्ट साइड पे था, ठीक है, और ट्रेकिया जो है वो राइट साइड पे दिया हुआ है, ट्रेकिया राइट साइड पे गया हुआ है, व्हाइट आउट लेफ्ट साइड पे था, तो इसका मतलब है कि वो लेफ्ट साइड पे आप कह लो कि प्लूरल इफ्यूजन थी, लेफ्ट साइड पे प्लूरल इफ्यूजन थी। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन थी, या डायफ्रैग्मेटिक हर्निया था, या कोई थोरेसिक मैस। ठीक है, अब टुवर्ड्स द लीजन, टुवर्ड्स द लीजन गया है अगर, तो वो कोलैप्स होगा, टुवर्ड्स द लीजन कोलैप्स होता है, सेंट्रल कंसोलिडेशन में होता है, अवे फ्रॉम द लीजन प्लूरल इफ्यूजन में होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को? ये एमसीक्यू क्लियर है? अच्छा, अब ये देखें कि इसमें लंग कोलैप्स हुआ हुआ है, इसमें ना, इसमें पूरा का पूरा ये वाला अगर हम देखें कि इस वाला लंग, ये वाला लंग जो है पूरा वाइट हुआ हुआ है, ये लंग कोलैप्स हुआ हुआ है। इसमें अब क्या होगा कि ट्रेकिया जो है ना, ट्रेकिया टुवर्ड्स था राइट साइड आया हुआ होगा, टुवर्ड्स द राइट साइड आया हुआ होगा। ठीक है, ये कोलैप्स हुआ हुआ टुवर्ड्स द राइट साइड, ट्रेकिया आया हुआ होगा टुवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है, अगर और अगर हम इसको देखें, इस वाले इसको देखें, पुश्ड अवे फ्रॉम द साइड ऑफ द वाइट आउट, ये पॉजिटिव, ये क्या करता है कि पॉजिटिव मैस अफेक्ट, ये मैस अफेक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, इससे शो करता है कि इधर ये पूरा व्हाइट आउट हुआ हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ मैस है, ट्रेकिया लेफ्ट साइड पे गया हुआ है, तो ये अवे फ्रॉम द लीजन शो करता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई मैस है। अवे फ्रॉम द लीजन मैस, टुवर्ड्स द लीजन कोलैप्स, सेंट्रल कंसोलिडेशन।
अवे फ्रॉम द लीजन, प्लूरल इफ्यूजन भी अवे फ्रॉम द लीजन होता है। ठीक है, ये एमसीक्यू आप लोगों का हो गया कंसोलिडेशन पर। ये क्लियर है? चलो अगला एमसीक्यू हम देखते हैं। अगला एमसीक्यू हमारे पास है 66-year-old gentleman who is known heavy smoker presents with a known infective excavation of the chronic obstructive pulmonary disease COPD. Upon admission, despite maximum medical therapy, his blood gas वर्सन एंड ही इज कमेंस्ड ऑन नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। ठीक है, वो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पे। अब नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में आपकी आ जाती है जो आप जो एयर मास्क वगैरह आप लगाते होते हैं, मास्क वगैरह जो यूज करते हो आप, एंड ट्रांसफर टू द हाई डिपेंडेंसी यूनिट। ठीक है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट में आप उसको ट्रांसफर करते हो। द नर्सेस कॉल यू इन द मिडल ऑफ द नाइट टू कम एंड अर्जेंटली रिव्यू द पेशेंट। They have been titrating up the patient's non-invasive ventilation as they felt his blood gases were not improving on standard settings. On arrival, the patient is diaphoretic। ठीक है, पेशेंट अब वो आई है, नर्सेज देखते हैं तो पेशेंट डायफोरेटिक मतलब हाँफ रहा है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है उसको, एंड कंप्लेनिंग ऑफ द चेस्ट पेन, और उसको चेस्ट पेन भी हो रही है। ही इज अनएबल टू टॉलरेट हिज फेस मास्क, मतलब जो उसको फेस मास्क लगा है वो भी उससे टॉलरेट नहीं हो रहा। ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड द पल्स, पल्स उसकी ज्यादा हुई पड़ी है, रेस्पिरेटरी रेट भी उसका ज्यादा हुआ पड़ा है, सैट्स उसकी बहुत कम हुई हुई है 75 पे, ब्लड प्रेशर भी उसका ड्रॉप हो रहा है। बट इज द मोस्ट लाइकली कॉज फॉर द पेशेंट एक्यूट डिटोरेशन। ठीक है, तो अब ये आपने याद रखना है कि जो है ना आपका ये जो आपकी नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन होती है इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी यहाँ पे कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया कॉम्प्लिकेशन आई है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कॉम्प्लिकेशन आई है। अब देखो अब यहाँ पे उसकी सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, सिम्टम्स की बेस पे आप देखो कि क्या कॉम्प्लिकेशन होती है। उसकी सैड्स कम हो रही है, उसकी सैड्स बहुत कम हो रही हैं, तो आप मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कैसे उसकी कह सकते हो, निमोनिया कैसे कह सकते हो? उसको फीवर तो नहीं उन्होंने कहा, तो फीवर नहीं कहा तो निमोनिया कैसे कह रहे हो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कैसे कह रहे हो? चेस्ट पेन तो है लेकिन सैड्स बहुत कम हो रही हैं, तो आप सैड्स कम होने पे आप कैसे उसको चेस्ट इन्फार्क्शन कह रहे हो? ठीक है, पैनिक अटैक कैसे कह सकते हो? पैनिक अटैक पे सैड्स थोड़ी ना कम हो जाएंगी। वर्सनिंग ऑफ हिज सीओपीडी कैसे कर सकते हो? सीओपीडी वर्सन में इस सैड्स इतनी कम थोड़ी हो जाएंगी यार, उसको चेस्ट पेन तो इतना ज्यादा थोड़ी हो जाएगा। वर्सनिंग ऑफ द सीओपीडी के हमने सिम्टम्स पढ़े थे, मैंने पढ़ाए में, जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो मुझे बताएं जरा, वर्सनिंग ऑफ द सीओपीडी में कौन कौन से मैंने बताए में आप लोगों को सिम्टम्स क्या क्या नजर आता है वर्सनिंग ऑफ द सीओपीडी में? वर्सनिंग ऑफ द सीओपीडी में कौन कौन से सिम्टम्स मैंने बताए हैं? क्या होता है, कौन बताएगा मेरे स्टूडेंट्स में से? सना? कफ, जो स्पूटम है उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसका जो स्पूटम है उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, वर्सनिंग ऑफ द, जो उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो भी वर्सन हो जाएगी। ठीक है, उसके wheezy आना शुरू हो जाएंगी। राइट, ठीक है। अब आखिरी उसका क्या सिम्टम बचता है? उसका सिम्टम बचता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोथोरेक्स। अब न्यूमोथोरेक्स में आप देखें कि इसमें सैट्स जो हैं वो 75% तक आई हुई है, सैट्स उसकी 75% तक आई हुई है। इसको चेस्ट पेन भी होती है न्यूमोथोरेक्स में, ये भी मैंने आपको कल बताया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इस एमसीक्यूज में कवर हो रही है। यहाँ पे आप जिसने पढ़ा है निमोथोरेक्स वो यहाँ पे कवर कर सकता है कि इसमें निमोथोरेक्स बनता है क्यों। क्योंकि मैंने निमोथोरेक्स में आपको बताया था सैट्स भी कम होती है, मैंने निमोथोरेक्स में आपको बताया था कि चेस्ट पेन भी होती है साथ में। ठीक है, तो इसमें निमोथोरेक्स हो सकता है, और वेंट एसोसिएटेड निमोथोरेक्स इसका आंसर बनेगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी। अच्छा, अब इसमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस वो यहाँ पे कहता है कि कुछ कंट्राइंडिकेशंस होती हैं नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की। नॉन इन्वेसिव वेंट की जो है कंट्राइंडिकेशंस होती हैं कुछ, वो बता रहा है। ठीक है, नॉन इन्वेसिव की वो बता रहा है कि वहां पे कोई अगर फेशियल और अपर एयरवे सर्जरी हो रही है, ठीक है, कोई रीसेंट अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी हुई है, कोई कंफ्यूजन है, कोई बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, इन सारी केसेस में हम उसको नहीं देंगे। इतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू में हम देखते हैं
ये आगे मैंने पिक्चर्स भी ऐड की हुई है, वहां पे मैं बताऊंगी। एक न्यू डिजीज है, ठीक है। इसमें है 17 क्वेश्चन नंबर 17, 39 years old woman with non-tuberous sclerosis is referred to the respiratory clinic after developing dyspnea. Her GP had requested a chest X-ray which showed significant changes. A CT scan is shown below. ठीक है, कहता है कि सीटी स्कैन ये नजर आ रहा है। अब ये जो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। इसमें आपके पास लंग्स के सिम्टम्स भी आएंगे, इसमें आपके सीएनएस सिम्टम्स भी आएंगे, इसमें आपके पास स्किन के सिम्टम्स भी आएंगे। इसमें मैंने पिक्चर नीचे ऐड की हुई है, मैं आपको नीचे पिक्चर इसकी दिखाऊंगी भी, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे इसकी याद रखो कि लंग्स में जो इसकी डिजीज होती है ना, उसका नाम होता है ये लिम्फेंजियो लियोमायोमाटोसिस, लिम्फेंजियो लियोमायोमाटोसिस, ठीक है। इसका सीटी स्कैन इस तरह से नजर आए, ये नजीज इसमें नजर आए, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। इसको हम रीड आउट करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसने लिखा हुआ है सिटी डिमोन्स्ट्रेट्स इननंबरेबल स्मॉल रेगुलर लंग सिस्ट्स, ठीक है। छोटी छोटी सी सिस्ट आपको इसके ऊपर नजर आ रही है, ये देखिए सिस्ट्स नजर आ रही है आपको, सिस्ट छोटी छोटी इसने सिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। डिफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लंग्स, टिपिकल अपीयरेंस ऑफ लिम्फेंजियोलियोमायोमाटोसिस, ठीक है। अब वो कहता है कि जो कि एसोसिएटेड होता है ट्यूबरस स्क्लियोसिस के साथ, ठीक है, लंग्स की एक डिजीज है। अच्छा, अब वो इसमें स्किन की वो बताता है कि इसमें ऐश लीव्स बनती हैं, ठीक है, ऐश लीव्स बनती हैं, ठीक है। इस तरह से अपीयरेंस होती है, एक पिक्चर नीचे आएगी, मैं आपको नीचे दिखाऊंगी, ठीक है। ऐश लीव स्पोर्स होती हैं, ठीक है। एब्डोमेन एडिनोमा सिबेशियम होता है, ठीक है, नोज के एरिया में। और इसके अलावा जो आपके जो होता है ना, ये एरिया लंबर स्पाइन का एरिया, ठीक है, लंबर स्पाइन का एरिया, वहां पे आपकी बनती हैं पैचेस बनती हैं, जिनका नाम होता है शैग्रीन पैचेस, ठीक है। ये चीज याद रख लेनी है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल में आपने डेवलपमेंटल डिले याद रखना है। तो बस स्क्लियोसिस जरा देख लेना आप लोगों ने भी, एमसीक्यू आया हुआ है। और इसके अलावा रेटिना में रेटिनल हिमाटोमास होते हैं, रेब्डोमायोमास होते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा ही देखना है आपने, इसको इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद अगला एमसीक्यू आता है आपका। हाँ, 25 year old smoker presents to the emergency department with a 3-day history of pleuritic chest pain and a mild exertional dyspnea. A chest radiograph confirms a left-sided pneumothorax. अब वो कहता है कि लेफ्ट साइडेड उसको pneumothorax था। क्या था? लेफ्ट साइडेड उसको pneumothorax था। That measures 3 centimeter at the hilum. What would be the correct course of action? अब उसमें क्या करना है आपने? अब उसमें आपने क्या करना है pneumothorax को करेक्ट करने के लिए? उसमें आपने इंसर्ट सेल्डिंगर चेस्ट ड्रेन, उसमें आप चेस्ट ड्रेन डालोगे? नो, चेस्ट ट्रेन आप नहीं डालते इसमें, ये आप मोस्टली बच्चों में यूज करो, तो ठीक है, ये आपका ओल्ड है, एज बढ़ गया उसकी, ठीक है। सेलिंगर चेस्ट ट्रेन आप नहीं डालोगे। एस्पिरेट विद कैनुला अप टू 2.5 लीटर एंड रिपीट चेस्ट एक्सरे। ऑब्वियसली जब आपको नीमोथोरेक्स हुआ पड़ा है तो उसमें आप एस्पिरेट ही करोगे ना, जो आपकी नीमोथोरेक्स वाली एयर है उसको आप एस्पिरेट करोगे। डिस्चार्ज विद फॉलो अप नहीं, डिस्चार्ज तो बिल्कुल भी नहीं आप करोगे नीमोथोरेक्स वाले पेशेंट को। एडमिट फॉर 24 hours ऑब्जर्वेशन विद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट तो आप बिल्कुल भी नहीं करते, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट तो नहीं करते आप न्यूमोथोरेक्स में। डिस्चार्ज विदाउट फॉलो अप नहीं, डिस्चार्ज भी नहीं करोगे आप, डिस्चार्ज तो बिल्कुल भी नहीं करोगे ना आप, और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी नहीं करोगे आप, कुछ ना कुछ तो करोगे न्यूमोथोरेक्स वाले पेशेंट का, ऑब्वियस सी बात है। तो आप क्या करोगे? एस्पिरेट करोगे विद कैनुला अप टू 2.5 लीटर एंड रिपीट द चेस्ट एक्सरे, ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख लो कि नीमोथोरेक्स में, अब नीमोथोरेक्स मैंने आपको कल पढ़ाया है। नीमोथोरेक्स में मैंने आपको टाइप्स बताई थी कि प्राइमरी नीमोथोरेक्स होता है, सेकेंडरी नीमोथोरेक्स होता है, ठीक है। अब उसके बाद नीमोथोरेक्स हम नीचे रिवाइज करेंगे अपना सारा, ठीक है, नीचे देख लेते हैं, नीमोथोरेक्स को सारा रिवाइज कर लेते हैं। ओपन नीमोथोरेक्स पढ़ा था हमने, क्लोज नीमोथोरेक्स पढ़ा था, ठीक है, और टेंशन नीमोथोरेक्स पढ़ा था। टेंशन नीमोथोरेक्स में हमने कहा था एक क्लोज कैविटी बन जाती है, बाहर नहीं जा रहा होता। नीचे हम रिवाइज करते हैं सारा इसको, एमसीक्यूज कर लें पहले अपने, फिर हम सारा रिवाइज करते हैं। 62-year-old woman is referred for respiratory opinion after experiencing 6 month history of increasing shortness of breath on exhalation. Initially, symptoms were mild, but has progressed to a point where climbing a single flight of stairs leaves the patient requiring to sit and rest to catch her breath. There was no history of coughs
कफ भी नहीं है, चेस्ट पेन भी नहीं है, स्पूटम प्रोडक्शन भी नहीं है। ट्रीटमेंट विद 2 courses ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय हर जीपी बट हैड नो इफेक्ट ऑन हर सिम्टम्स। एंटीबायोटिक्स का भी कोई हल नहीं हुआ। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडेड a hysterectomy at the age of 50 years and hypertension treated with this drug. ठीक है, thiazide. For the past 12 months, the patient is retired bank clerk and is a carer of her husband. She has never smoked and brings around 15 units of alcohol per week. ठीक है, वो अल्कोहल भी ले रहा है। फिर वो कहता है कि एग्जामिनेशन रिवील नो फिंगर क्लबिंग, कोई फिंगर क्लबिंग भी नहीं है। परसिस्टेंट बाय बेजल क्रैकल्स वर प्रेजेंट। अब बाय बेजल क्रैकल्स आ गए, उसको ये बात याद रखिए आपने। On auscultation of the lower lung zones, cardiovascular examination demonstrates no elevation jugular, ठीक है। बायोबेजल क्रैकर्स प्रसार के पॉजिटिव नजर आए हैं, कोई जुगुलर वीनस प्रेशर नहीं है, राइट वेंट्रिकल हीव नहीं है, नॉर्मल हार्ट है, नो पेरिफेरल एडिमा है, पेनलेस स्वेलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। रिमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव है, ये सारा कुछ ठीक है। अब फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो है आपकी डिक्रीज हुई पड़ी है, फोर्स वाइटल वॉल्यूम आपका डिक्रीज हुआ पड़ा है, ये जो आपकी रेशियो डिक्रीज हुई हुई है, टोटल लंग कैपेसिटी इफेक्ट हुई हुई है, ये डीएलसीओ भी है। अब वो कहता है कि इसमें आप हाई रेजोल्यूशन सिटी चेस्ट कराया आपने, सब प्लूरल रेटिकुलर इंटरस्टिशियल शैडोइंग प्रीडोमिनेंट। अब खुद ही उसने बता दिया कि जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है वो आपको नजर आ रही है। ये आपका जो पैटर्न है ना, ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का पैटर्न आपको इसमें नजर आ रहा है। पैटर्न आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का नजर आ रहा है, ठीक है। अब वो कहता है कि ट्रांसथोरैसिक इकोकार्डियोग्राम नॉर्मल systolic and diastolic function of the both right and left ventricles, normal valvular function, normal pulmonary arterial pressures. Treatment has been demonstrated to reduce the disease progression in this patient. समझ आइए, क्वेश्चन सारा उसने पहले सिम्टम्स बताए हैं, ठीक है, तो उसने एंड पे खुद ही बता दिया है कि उसको इंटरस्टिशियल शेडोइंग है, प्रीडोमिनेंट है, ठीक है, उसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, जो कि हमने कल पढ़ी ही है। और ये कल मैंने आपको फर्स्ट स्टेप 2 से मैं पेजेस उसके ऐड करना भूल गई थी। उसमें हमने ट्रीटमेंट में एक चीज आप लोग ऐड कर लें कि उसमें हमने ट्रीटमेंट में एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स देने होते हैं। एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स देने होते हैं, एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स, ठीक है, एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स देने होते हैं, जिसमें इसकी में से एग्जांपल आपकी फर्स्ट स्टेप में लिखी हुई है। पिरफेनिडोन इसकी एग्जांपल है, ठीक है। पिरफेनिडोन इसमें आपने याद रखना है। तो मैंने पेजेस में अब ऐड ऑन कर दिए। ये सारी वही चीजें हैं जो हमने कल पढ़ ली हैं। ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का कल हमने एक्सरे पढ़ा था। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में इस तरह से इंटरस्टिशियल ओपेसिटीज नजर आती हैं, ठीक है, इंटरस्टिशियल ओपेसिटीज नजर आती हैं। चेस्ट एक्सरे एंड सीटी स्कैन फ्रॉम अ पेशेंट हु प्रेजेंटेड विद डिस्निया, द एक्सरे शोज रेटिकुलर ओपेसिटीज, ठीक है। इस तरह से आपको रेटिकुलर ओपेसिटीज नजर आती हैं। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। रेटिकुलर ओपेसिटीज कल हमने बनाई थी, इस तरह से आपको रेटिकुलर कहीं कहीं ओपेसिटीज नजर आएंगी, रेटिकुलर ओपेसिटीज। हमने कल पढ़ा था कि हमें हनी कॉम्बिंग नजर आती है, हनी कॉम्बिंग नजर आती है। मैंने कल आपको लोगों को समझाया था कि हनी कॉम्बिंग क्यों नजर आ रही होती है। हनी कॉम्बिंग नजर आ रही होती है कि आप क्या, हम दो अल्विलाई के दरमियान में जो सेप्टा थे उसमें फाइब्रोसिस हो गई थी। फाइब्रोसिस क्यों हुई थी? क्योंकि जो आपके फाइब्रोब्लास्ट थे वो एक्टिवेट हो गए थे। सारी मैंने पिक्चर्स नीचे डाली हुई हैं, हम दोबारा से रिवाइज करते हैं अभी नीचे जाके। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो थे आपके वो एक्टिवेट हो गए थे, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एक्टिवेट हुए थे और आपके फिब्रिन्स बनना शुरू हो गए थे, कोलेजन बनना शुरू हो गया था। कोलेजन बनना शुरू हुआ था, और जो आपके ये एक अल्विलाई है, एक ये अल्विलाई है, दो अल्विलाई के दरमियान में जो आपके सेप्टा थे, वो सेप्टा जो है आपके, वो सेप्टा आपके वो उसमें फाइब्रोसिस शुरू हो गई थी। और ये आपको जो अल्वुलाए, ये एक अल्वुलाए है, ठीक है, फिर ये एक अल्वुलाए है, इन अल्वुलाए के दरमियान में जो सेप्टा थे उनकी फाइब्रोसिस शुरू हो गई थी। फाइब्रोसिस होने की वजह से ये आपको एक्सरे पे हनी कॉम्बिंग अपीयरेंस दे रहे थे, ठीक है। फाइब्रोसिस क्यों शुरू हुई थी? क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट हो गए थे। ये भी आप देखो कि यहाँ पे आपको हनी कॉम्बिंग अपीयरेंस दे रहे हैं, ठीक है, हनी कॉम्बिंग अपीयरेंस। एचआरसीटी पे भी और एक्सरे पे भी ये आपको हनी कॉम्बिंग अपीयरेंस, रेटिकुलर ओपेसिटी जो हनी कॉम्बिंग अपीयरेंस देगी। ठीक हो गया।
अच्छा, अब ये एमसीक्यू देखते हैं। तो 50-year-old man is investigated for dyspnea over the past 12 months has become breathlessness on exertion। अब कहता है कि वो डिज्निया, हमने इन्वेस्टिगेशन की है डिज्निया की, पास्ट 12 मंथ से वो ब्रेथलेसनेस था। और एंड हैज बीन ट्रबल्ड बाय द कफ। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसकी अब हमने देख लिया। आपने स्टेम्स पढ़ क्वेश्चन की, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी उसको और साथ में उसको कफ थी। ठीक है, दो सिम्टम्स थे। ही स्टॉप स्मोकिंग 10 years ago। स्मोकिंग करता था, फिर उसने छोड़ दी 10 साल पहले। बट प्रायर टू हिज ही हैड 10-30 पैक ईयर हिस्ट्री थी। देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ चेस्ट पेन। कोई चेस्ट पेन नहीं है, कोई फीवर नहीं है, कोई नाइट स्वेट्स नहीं है। इसका मतलब है कि उसने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया निमोनिया को और टीबी को। ठीक है, और एस्बेस्टोस एक्सपोजर भी नहीं है, यानी कि उसने एस्बेस्टोसिस को भी रूल आउट कर दिया कि नीमोकोनियोसिस वगैरह उसको नहीं है। सीटी चेस्ट इज रिक्वेस्टेड एंड शोन। अभी सिटी चेस्ट आपको यहाँ पर ऊपर भी मैंने आपको सिटी चेस्ट दिखाया। ये देखो सिटी चेस्ट पे आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपको क्या नजर आ रहा है, सिटी चेस्ट पे आपको क्या नजर आ रहा है, वही आपको हनी कॉम्बिंग अपीयरेंस नजर आ रही है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, वही फाइब्रोसिस। आपका कैंसर नहीं है इसमें आंसर, इसमें आपका एम्बोलिज्म नहीं है आंसर, ब्रोंकाइटिस नहीं है इसमें आंसर, एम्फाइसीमा नहीं है आंसर। एम्फाइसीमा में तो आपको लंग्स जो है आपको बड़े बड़े नजर आएंगे, जो है बड़े बड़े लंग्स नजर आते हैं। मैंने आपको बताया था कि लंग्स जो है एनलार्ज हुए हुए होते हैं। ठीक है, एम्फाइसीमा में लंग्स जो है आपके हाइपर इन्फ्लेटेड हुए हुए होते हैं, ये हमने पढ़ा था, लंग्स हाइपर इन्फ्लेटेड हुए हुए होते हैं एम्फाइसीमा में। ठीक है, ब्रोंकाइटिस में आपकी ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस नजर आती है, इस तरह से ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस, आगे की आगे, आगे की आगे, आगे की आगे, आगे की आगे, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। इसमें आपको हनी कॉम्बिंग अपीयरेंस नजर आ रही है, इस तरह से हनी कॉम्बिंग अपीयरेंस नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हुई है, हनीकॉम्बिंग अपीयरेंस, तो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हुई हुई है। ठीक है, इसको हम पहले की जुबान में इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस को हम क्रिप्टोजेनिक क्रिप्टोजेनिक फाइब्रोसिस भी कहा करते थे। ठीक है, इसमें वही डिज्निया होता है, इसमें हम बाय बेजल ऑस्कल्टेशन पे हमें क्रैकल्स मिलते हैं, इसमें ड्राई कफ होती है, इसमें क्लबिंग वाला पॉइंट भी आपने याद रखना है कि क्लबिंग एक ब्रोंकाइटिस में भी होती है, इसमें फाइब्रोसिस में भी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में भी या फाइब्रोसिस में भी क्लबिंग होती है। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है, सारी वही चीजें जो हमने कल पढ़ी हैं। ये वही इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है आपको। ठीक है, रेटिकुलर ओपेसिटीज मिल रही है इसमें आपको, रेटिकुलर ओपेसिटीज इसी तरह से, रेडिकल ओबेसिटीज। ठीक है, ये ये रेडिकल ओबेसिटीज मिलती हैं आपको इस तरह से। ठीक है, वाइटिश, कहीं कहीं रेडिकल ओबेसिटीज ओबेसिटीज मिलेंगी, राइट। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो चेस्ट एक्सरे सिटी स्कैन फ्रॉम पेशेंट प्रेजेंटेड विद डिस्निया, द एक्सरे शो रेटिकुलर ओबेसिटीज। एक्सरे के ऊपर आपको ये देखो, ये कहीं कहीं रेटिकुलर ओबेसिटीज मिलती हैं, रेटिकुलर ओबेसिटीज, रेटिकुलर ओबेसिटीज। ठीक है, और इन एडिशन सिटी डिमोस्ट्रेट्स हनी कॉम्बिंग, सिटी के ऊपर हनी कॉम्बिंग मिलती है, एंड ट्रैक्शन ब्रोंकाइटिस, हनी कॉम्बिंग होती है, और साथ में ब्रोंकाइटिस ही मिल सकता है साथ में, ये देखो ब्रोंकाइटिस भी मिल सकता है। ठीक है, ये हनी कॉम्बिंग नजर आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक गाइस, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। डॉक्टर हीरा, डॉक्टर सुहेल, जिन्होंने मैंने ज्वाइन किया, डॉक्टर तुबा। अच्छा जी, आगे एमसीक्यूज आ जाते हैं हमारे पास। जो भी जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है ना, डॉक्टर सुहेल एंड डॉक्टर हीरा, आप लोगों ने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेने हैं कल तक। कोशिश करें टेस्ट से पहले पहले रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लें। ठीक है, अच्छा जी, फिर अगला एमसीक्यू आता है हमारे पास। 55-year-old man is referred to the respiratory clinic. A routine X-ray that was taken during workup for abdominal surgery has been flagged up abnormal. The chest X-ray is shown below। ठीक है, अब चेस्ट एक्सरे पे वो कहता है कि हमारे पास
चेस्ट एक्सरे में हमारे पास स्क्वेमस सेल कैंसर शो हो रहा है। ठीक है, स्क्वेमस सेल कैंसर शो हो रहा है। इसमें बेसिकली स्क्वेमस सेल कैंसर मोस्टली सेंट्रल होता है। ठीक है, इसमें हमें सेंट्रल स्क्वेमस सेल कैंसर शो होता है, सेंट्रल। ठीक है प्लीज। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या हो सकता है। सार्कोइडोसिस का नहीं हो सकता है। क्रिप्टोजेनिक वाला हमने पढ़ा कि क्रिप्टोजेनिक वाला तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होता है, उसमें हमें रेटिकुलोपेसिटीज मिलती है, इसमें रेटिकुलोपेसिटीज नहीं है। ठीक है, इसमें हमें असल में एक्सरे इतना क्लियर नहीं शो किया हुआ। सार्कोइडोसिस नहीं है, सार्कोइडोसिस में भी हमने एक्सरे पे हमने और फाइंडिंग्स पढ़ी नहीं। ठीक है, एक लेजिया नहीं है। ठीक है, और इडियोपैथिक में भी हमने नहीं पढ़ा। इडियोपैथिक में भी हमने फाइब्रोसिस रेटिकुलोपेसिटीज वगैरह पढ़ी है। ठीक है, और इसका स्क्वेमस सेल कैंसर में हम पढ़ते हैं कि जो कैंसर्स हैं उसमें हमें क्या क्या नजर आ सकता है। ये देखें, जो नॉन सेल कैंसर है ना, नॉन स्मॉल सेल कैंसर है। कैंसर मैंने आप लोगों को कहा था खुद से पढ़ने, वो आप लोगों ने खुद से पढ़ लेने हैं। जो नॉन स्मॉल सेल कैंसर है ना, उसमें स्क्वेमस सेल कैंसर आ जाता है आप लोगों का। ठीक है, उसमें आपका एडिनो कार्सिनोमा आ जाता है और आपका लार्ज सेल कैंसर आ जाता है। जो आपका आता है ना स्क्वेमस सेल कैंसर, उसमें आपका आता है टिपिकली सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल होता है, वो सेंट्रल सेंटर में होता है। उसमें आपके साथ एसोसिएट होते हैं, ये एमसीक्यूज हैं आपके कैंसर में से, ये एमसीक्यूज आते होते हैं आपके। सेंट्रल होता है और एसोसिएट होता है पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन्स के साथ। ठीक है, पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन्स के साथ। फिर उसके बाद आ जाता है आपका एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा आपका होता है पेरिफेरल। ये होता है पेरिफेरल और ये होता है नॉन स्मोकर्स में। वो लार्ज सेल कैंसर है, वो भी पेरिफेरल होता है। ठीक है, और वो आपका पोरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर होता है। ठीक है, और ये एसोसिएट होता है बीटा एचसीजी के साथ। बस एक एक पॉइंट याद रखना है, वो सेंट्रल है, वो आपका पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट होता है। जो एडिनोकार्सिनोमा है वो पेरिफेरल है, और ये आपका नॉन स्मोकर के साथ एसोसिएट रहती है। लार्ज सेल कार्सिनोमा ये भी पेरिफेरल है, बीटा एचसीजी के साथ। बस ये चीजें आप इसमें से याद रखनी है। ये आपकी बेसिकली रिवीजन हो रही है। अच्छा जी, 66-year-old retired farmer presents with a 4-week history of increasing shortness of breath, non-specific, non-periodic chest pain, and weight loss. His past medical history includes previous angina, for which he was previously prescribed a GTN spray that he has not required for 3 years, and, and hypertension. He is known to keep racing and peach in a barn on his property. He keeps active and lives with his wife, drinks moderate amount of alcohol, and is an active smoker with a 40 pack years history. He has no known allergies. On examination, you note bilateral clubbing. अब bilateral clubbing है उसमें। ठीक है, और टार्स ट्रेनिंग है। रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन पे आपको क्या मिला, रेस्पिरेटरी रेट 19 है, सैट्स 94 है, डिक्रीज हुए में है। बायलेटरल चेस्ट एक्सपेंशन जो है ना वो रिड्यूस्ड है एयर एंट्री के दौरान। ठीक है, और एसोसिएटेड विद डलनेस टू परकशन। अब डलनेस टू परकशन हमने किस में पढ़ी? कोई बताए, डलनेस टू परकशन हमने किस में पढ़ी थी? टेल मी एनीवन। डलनेस टू परकशन हमने किस में पढ़ी थी? कोई बता सकता है? कोई जो मेरे सेशन का बच्चा नहीं है वो बता दे। डॉक्टर उमर, आप बता सकते हैं डलनेस टू परकशन हमने किस में होती है? डलनेस टू परकशन किस में होती है, बता सकते हैं आप? कंसोलिडेशन में होती है, राइट। डिफ्यूजन में होती है, राइट। ठीक है, डलनेस टू परकशन डिफ्यूजन में होती है। इसका मतलब है कि कोई फ्लूइड है ना अंदर। डलनेस का मतलब है कि कोई फ्लूइड है अंदर, कोई पानी भरा हुआ है अंदर। ठीक है, पानी है अंदर। ठीक है, अब डलनेस से है परकशन में जो एंट्री है रिड्यूस्ड एयर एंट्री है। ठीक है, एयर एंट्री जो है वो रिड्यूस्ड है। बायलेटरल चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो भी रिड्यूस्ड है। ठीक हो गया। अब उसमें हमने क्या देख लेना है, इसमें अब हमने देखना है आगे आगे हम पढ़ते हैं। चेस्ट रेडियोग्राफ डेमोन्स्ट्रेट्स मॉडरेट राइट इज मोर देन लेफ्ट बायलेटरल प्लूरल effusion। ठीक है, कहते हैं बायलेटरल लेकिन राइट में ज्यादा है। एंड पैची opacities across both lung fields in a non-lobar distribution. CT thorax with a high resolution slices demonstrates bilateral pleural effusion, thickened pleura with no lung parenchyma abnormalities. Lung function testing demonstrates FEV1। ठीक है, उसने ये शो किया हुआ है। अब वो कहता है कि इसमें हम टेस्टिंग क्या करेंगे। एक्सरे करा लिया उसने, बाकी चीजें उसने करा लिया। वो कहता है कि फर्दर हम क्या करेंगे। ठीक है, एक्सरे करा लिया, सीटी करा लिया, अब फर्दर वो कहता है क्या करेंगे। एक्सरे सीटी के बाद अब क्या बचता है?
एक्सोसिटी के बाद हमने कहा था हम क्या करेंगे प्लूरल फ्यूजन में, एक्सोसिटी के बाद हमने कहा था हम उसमें वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक बायोप्सी करेंगे। चेस्ट ड्रेन तो उसका ट्रीटमेंट है, ब्रोंकोस्कोपी भी नहीं करेंगे उसमें हम, ब्रोंकोस्कोपी का आवाज हम क्यों करने लगे उसमें अभी। ठीक है, हमने उसमें वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक बायोप्सी करनी है। ठीक है, ये मैंने आपको प्लूरल फ्यूजन में पढ़ाया था। अब यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, बल्कि इसको आप लोग खुद एक दफा रीड कर लीजिएगा, इसके देखें इन्वेस्टिगेशंस में देख लें कि एक्सरेज के बाद उसमें वो कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड भी रिकमेंडेड होता है। ठीक है, लेकिन मेनली हम उसमें वीडियो असिस्टेड वो करा होते हैं। अच्छा, इसमें ना आप लार्ज क्राइटेरिया देख लें। लार्ज क्राइटेरिया इसमें कहाँ गया है, ऐड नहीं किया, आगे आएगा। लार्ज क्राइटेरिया आप लोगों ने ना देख लेना। लार्ज क्राइटेरिया वही है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है ना प्लूरल फ्यूजन प्रोटीन और सीरम प्रोटीन जो है वो ग्रेटर देन 0.5, और प्लूरल फ्यूजन एलडीएच और सीरम एलडीएच जो है वो ग्रेटर देन 0.6। ठीक है, ये वही चीजें मैंने आपको बताई थी, वही लार्ज क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अच्छा, MCQ number 29, 64-year-old female presented with patient with non-chronic obstructive pulmonary disease presents for routine review at respiratory outpatients. She is currently taking inhaled tiotropium, salmeterol, fluticasone at optimal doses. You note she has had 2 excavations in the previous 12 months, requiring oral steroids and antibiotics. A recent high-resolution CT shows severe emphysema affecting all the lobes. अब severe emphysema हो गया, पहले तो वो ले रही है ट्राइट्रोपियम ले रही है, सालमेट्रोल ले रही है, फ्लूटिकासोन, ये चीजें ले रही है। अब सीवियर एम्फेसीमा हो गया, अब उसको एंटीबायोटिक्स भी और उसको स्टीरॉइड्स की जरूरत भी पड़ गई है, एंटीबायोटिक्स की जरूरत भी पड़ गई है। एम्फेसीमा मैंने आपको बताया था कि जब सीवियर एम्फेसीमा होगा तब हमने उसमें एंटीबायोटिक्स भी ऐड करनी है, उसमें हमने स्टीरॉइड्स भी ऐड करने हैं। अब उसमें सीवियर एम्फेसीमा हो गया, अब उसको क्या जरूरत है, जब मैंने आपको बताया था कि जब इतने लंग एनलार्ज हो जाएं, जब एम्फेसीमा को मैंने आपको बताया था कि ये नॉन रिवर्सिबल डिजीज है, जब एक दफा आपके अल्वुलाई डैमेज हो गए तो हो गए, जब एक दफा आपके लंग एनलार्ज हो गया तो हो गया। ठीक है, जब एक दफा लंग आपका एनलार्ज हो गया तो हो गया, तो ये नॉन रिवर्सिबल डिजीज है। तो अब इसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब वो फर्दर ये क्वेश्चन करेगा आपसे, हाउ वुड यू ऑप्टिमाइज, ये सारे उसके आपने जो दिए मैंने ये आपने देख लेने हैं। हाउ वुड यू ऑप्टिमाइज हर मैनेजमेंट फर्दर, रेफर टू लंग वॉल्यूम रिडक्शन थेरेपी। अब लंग वॉल्यूम क्यों करेंगे, लंग वॉल्यूम हम कैसे कर सकते हैं, लंग वॉल्यूम रिडक्शन थेरेपी ठीक है कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट टू मच रिक्वायर्ड। ठीक है, मेक नो चेंजेस टू करंट मैनेजमेंट, कैसे नो चेंजेस करें, पेशेंट को इतनी ज्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो जाएगी, इतनी उसकी सेट्स कम हो जाएंगी, कैसे। कंसीडर लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी, यस यस। लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी मैंने आपको कहा था कि घर में हमने उसकी लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, उसको घर में हमने कहना है कि जी आप अपने घर में सिलेंडर रखें, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी में हमने उसको डाल देना है। ठीक है, फिर मैंने आपको समझाई थी बात। स्टार्ट प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स भी वो पहले से ले रहा है। ठीक है, मैंने ऊपर बता दिया। रेफर फॉर असेसमेंट फॉर होम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, घर में नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, लेकिन मैंने पहले ऊपर एमसीक्यू भी एक मैंने पढ़ा है कि उसकी बहुत ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हैं, तो हम लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी को उसको डाल दें। अच्छा जी, 76 years old woman presents to clinic with shortness of breath। ठीक है, been progressing over the last 16 months and is associated with non-progressing cough. She is still able to complete her usual day-to-day tasks but struggles more exertional activities such as gardening। ठीक है, वो कहता है कि डिज्नी उसका हो रहा है लेकिन अब उसका बढ़ता ही जा रहा है, इवन कि वो गार्डनिंग भी करती है तो उसको बढ़ जाता है। ठीक है, शी फिनिश कीमोथेरेपी, उसको होजकिन लिम्फोमा था, उसने वो ठीक किया है और मेडिकल हिस्ट्री की उसकी और कोई हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, अब वो कहता है कि इसमें से देखें कि इसमें से उसकी कौन सी जो है ना वो बनेगी, करेक्ट आंसर उसका कौन सा बनेगा। ठीक है, तो करंट मेडिकेशंस इंक्लूड, ये मेडिकेशंस उसकी चल रही है, एलोपेरिनोल, बिसोप्रोलोल। ठीक है, ये मेडिकेशंस की चल रही है।
14 on examination has finger clubbing। अब वो कहते हैं कि इसकी फिंगर क्लबिंग है। अब फिंगर क्लबिंग, अब यहाँ पे आपने ये चीजें जो देखनी होती है ना, एफबीसी और ये चीजें या तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में होती हैं या आप कह लो कि रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में होती है। अब आपने देखना है कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, इसमें आपने फाइंड आउट करनी है या रिस्ट्रिक्टिव डिजीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब वो कहता है कि फिंगर क्लबिंग एंड डिफ्यूज डिफ्यूज फाइन क्रैकल्स ऑन चेस्ट ऑस्कल्टेशन। अब डिफ्यूज फाइन क्रैकल्स आपने किसी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में पढ़े नहीं। डिफ्यूज फाइन क्रैकल आपने किसी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में नहीं पढ़े। डिफ्यूज फाइन क्रैकल्स आपने एडिमा में पढ़े, आपने आपने पढ़े रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में आपने पढ़े। ठीक है। give them the likely diagnosis which of the following spirometry results। ठीक है। अब कहते हैं कि अब आपने आपने एक तो क्लबिंग क्लबिंग आपने पढ़ी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में। ठीक है। इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस में आपने पढ़ी। दूसरा आपने जो पढ़ा ये क्रैकल्स पढ़े और चेस्ट ऑस्कल्टेशन में, वो भी आपने फाइब्रोसिन लंग डिजीज में पढ़ा। ये दोनों पॉइंट्स आपके फाइब्रोसिन लंग डिजीज पे जाता है, यानी कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज पे। अब आपने इसका मतलब है स्पायरोमेट्री आपने फाइब्रोसिन लंग डिजीज यानी कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज की फाइंड आउट करनी है। अब आप इसमें देखें, ठीक है, अब आप इसमें देखें कि आपका जो नॉर्मल FEV1 होता है ना, वो 2.2 से लेकर 3 तक कुछ नॉर्मल होता है। ठीक है। आपने डिक्रीज देखना है। ठीक है। अब इसमें डिक्रीज अगर आप देखें तो डिक्रीज तो सारे ही है। ठीक है। लेकिन जो आपका है ना 1.3 लीटर, जो सी वाला है ना, ये तो नॉर्मल दिया हुआ है। ठीक है। जो इसमें अगर आप देखें ना बी वाला जो है ना, वो ज्यादा कम दिया हुआ है। FEV1 जो है रिस्ट्रिक्टिव में ज्यादा कम हुआ होता है, तो इसको इसको आप ज्यादा कंसीडर करेंगे। ठीक है। ओके हुआ। उसके बाद अगर आप देखें, इसको हम यहाँ से रीड आउट करते हैं, यहाँ से आपको ज्यादा समझाएंगे। अच्छा देखिए, अब जो ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है और रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न में FEV1 रिड्यूस्ड होता है। ठीक है। 80% तक, 80% प्रिडिक्टिव होता है। और FVC जो है ना, वो यूजली रिड्यूस होता है टू अ लेसर एक्सटेंट। FVC कम होता है और रेशियो जो रिड्यूस होती है 0.7 तक। ठीक है। और जो रिस्ट्रिक्टिव है ना, उसमें FEV1 और FVC दोनों लेस देन 80% होती है और रेशियो जो है वो नॉर्मल रिस्ट्रिक्टिव में। अब आपने इसमें से रिस्ट्रिक्टिव फाइंड आउट करना है, तो इसमें से आप रिस्ट्रिक्टिव देखें, FEV1 और FVC दोनों लेस देन 80% होने चाहिए आप। ठीक है। आप देखें इसमें लेस देन 80% यानी कि बहुत ज्यादा कम। ठीक है। दोनों कम होने चाहिए। तो वो आपका बी आंसर बन रहा है कि ये भी 66% है, ये भी 65% है। यानी FVC इसमें तो 102% है, ये तो नहीं आप करोगे। ठीक है। ये भी आप करोगे कि ये भी 80% से कम नहीं बन रहा। ठीक है। ये भी 80% से कम नहीं बन रहा। ठीक है। ये 80% से कम बन रहा है, लेकिन इसमें इसमें कुछ और गड़बड़ होगी आगे। ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो इसमें FVC 80% से कम है, इसमें FEV1 भी 80% से कम है। और FVC जो है ना, वो आपने ग्रेटर देन 0.7 रखना है। तो FVC इसमें आप देखो तो वो ग्रेटर देन 0.7 बनेगा। इसमें एक तो ये भी क्लियर नहीं है ना। अच्छा, अब DLCO भी आपने रिसेप्टिव लंग डिजीज में डिक्रीज रखना होता है। ठीक है। DLCO भी आपने इसमें डिक्रीज रखना है, वो भी 75 से कम होना चाहिए। ठीक है। भी आपने यहाँ पे देख लेना डिक्रीज हो रहा है। अब ये देखें, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में FEV1 सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, FVC भी रिड्यूस्ड और रेशो भी रिड्यूस्ड। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में FEV1 रिड्यूस्ड, FVC सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, मतलब FVC ज्यादा रिड्यूस्ड होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया। और जो रेशो है वो नॉर्मल होती है या इंक्रीज हुई भी होती है। और ऑब्स्ट्रक्टिव में ये वाली डिजीज आते हैं और रिस्ट्रिक्टिव में ये वाली डिजीज आते हैं, ये हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं। आगे हमारा MCQ 54 year old woman presents to the acute medical unit with a 3 day history of fever, myalgia, non-productive cough। ठीक है। फीवर है, myalgia, non-productive cough है। She initially thought her symptoms were due to the flu, but over the past 24 hours, she has been feeling progressively more poorly. She now also has nausea, abdominal pain, headaches, and diarrhea। ठीक है। अब उसको निमोनिया हुआ है। निमोनिया कैसे हुआ है, अब आप देखो, उसको फीवर है, उसको माइल्जियाज है, उसको नॉन प्रोडक्टिव कफ है। फीवर विद कफ। ठीक है।
अब यहाँ पे आपने इसको समझना, आपने डायग्नोसिस का बना लिया निमोनिया, अब आप आगे पढ़ो, अब उसके सिम्टम्स और क्या क्या साथ आ रहे हैं। ठीक है, अब उसको सिम्टम्स और क्या क्या साथ आ रहे हैं, उसको नोजिया हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, उसको हेडेक्स हो रहे हैं, उसको डायरिया हो रहा है। एब्डोमिनल पेन, डायरिया, हेडेक, ठीक हो गया। मुझे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बताएं, मैंने करवाया हुआ है आप लोगों को, मुझे ऑर्गेनिज्म बताएं। डॉक्टर मदीहा, मुझे ऑर्गेनिज्म बताएं, मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा यहाँ पे इन सिम्टम्स के साथ, हेडेक, एब्डोमिनल पेन और डायरिया, निमोनिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? निमोनिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? शाबाश, मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चले अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को याद है। लेजुनेला, मैंने पढ़ाया हुआ है लेजुनेला। सीएनएस सिम्टम्स करेगा, लेजुनेला सीएनएस सिम्टम्स करेगा। ठीक है, अब आप देख लें, जो चीज पढ़ाई हुई है आपको बुक्स में वही एमसीक्यूज आए हुए हैं। ठीक है, यही एमसीक्यूज आएंगे चंद्र, जो पढ़ा दिया आप लोगों को। ठीक है, जो चीज याद करा दी है वही एमसीक्यूज आ जाएंगे, जो चीज याद करा दी है वही एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, लेजुनेला सीएनएस सिम्टम्स, एब्डोमिनल सिम्टम्स, डायरिया। ठीक है, बायोलेटर स्कैटर्ड क्रैकर्स, खुशी हो रही है ना ये वाला एमसीक्यू देख के, है ना? कितने अच्छे से किया था ये वाला हमने, कितनी खुशी हो रही है ये वाला एमसीक्यू, मुझे भी खुशी हुई थी ये वाला एमसीक्यू देख के। ठीक है, उसके बाद ये सारे उसके ये वाले आपने ये देख लेनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे देख लेना है कि ये वही ये कंसोलिडेशन बनी हुई है। ठीक है, डायग्नोस्टिक उसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पे उसका हमने आंसर, अच्छा उसका आगे आप मुझे बताओ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने कौन कौन सी करा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी होगी? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बताओ। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बताओ। यूरिनरी एंटीजन, हमने यूरिनरी एंटीजन इसका ये भी पढ़ा था कि इसमें हम यूरिनरी एंटीजन कराएंगे, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। वेरी गुड, यूरिनरी एंटीजन इसका आंसर हो जाएगा। चलो, ये तो हो गया आप सीक्यू, भी वही एमसीक्यू आई थिंक, रिपीट हो एक्सप्लेनेशन है ये, एक दफा आप लोग पीडीएफ देख लें। अच्छा, अगले एमसीक्यू देखते हैं। 25-year-old man presents feverish with a productive cough. He is reluctant to tell you about himself on examination. He has bronchial breathing. ब्रोंकियल ब्रीदिंग किस में होती है? ब्रोंकियल ब्रीदिंग किस में होती है? निमोनिया में। एट बोथ बेसिस ही हैज नॉर्मल हार्ट साउंड्स। हिज ऑब्जर्वेशंस शो अ रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 24, सैट्स 94 डिक्रीज है, टेम्परेचर ज्यादा हुआ है, हार्ट रेट 98 है, ब्लड प्रेशर कम हुआ है, ट्रैक मार्क्स अलोंग हिज आर्म्स। ठीक है, आर्म के ऊपर ट्रैक मार्क हो रहा है, आर्म के ऊपर ट्रैक मार्क हो रहा है, इसका मतलब है स्किन के ऊपर ट्रैक मार्क हो रहा है, इसका मतलब है स्किन का ऑर्गेनिज्म है। स्किन का ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? बहुत बार पढ़ा हुआ है, स्किन का ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? आपको समझने वाली बात है, ट्रैक मार्क्स हैं अलोंग हिज आर्म्स, तो स्किन का ऑर्गेनिज्म है। स्किन का ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ठीक है, स्किन का ऑर्गेनिज्म जो कि कोआगुलेस पॉजिटिव है, ये माइक्रोबायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ना है, ये खुद से आप लोगों ने माइक्रो पढ़नी है। कोआगुलेस पॉजिटिव होता है। ठीक है, और एपिडेर्मिस जो है वो कोआगुलेस नेगेटिव होता है। अब हम लास्ट एमसीक्यू देखते हैं अपना। 67-year-old female patient presents to respiratory outpatients having been referred by her GP with increasing breathlessness. The referral lateral, she has received 2 courses of antibiotics for chest infections in the last year. The patient complains of productive cough with occasional streaks of blood, but no history of weight loss. Her past medical history includes cardiac failure treated with enalapril, bisoprolol, and furosemide, recurrent urinary tract infections treated with long-term nitrofurantoin, and osteoarthritis treated with paracetamol and mectazine. Examination, there are bilateral scattered coarse cracks and finger clubbing. अब finger clubbing हो रही है, coarse cracks हो रहे हैं। ठीक है, फिंगर क्लबिंग हमने पढ़ा, एक तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में होता है, दूसरा हमने पढ़ा फिंगर क्लबिंग ब्रोंकाइटिस में होती है। और कोर्स क्लैप्स याद रखना है कि आपके हमेशा ब्रोंकाइटिस में होते हैं। मैंने आपको जो आपको मैंने सैंपल लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था।
ठीक है। और वो एंटीबायोटिक्स फॉर 2 कोर्सेज, वो एंटीबायोटिक्स ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन वो ले चुका है। ठीक है। वाइटल कैपेसिटी, अब इसमें ब्रोंकाइटिस आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन वाले आएंगे। 72% ऑफ वेटिंग ठीक आ गया। ठीक है। एफवीसी वो डिक्रीज हुई भी है लेकिन बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होगी इसमें, बहुत ज्यादा डिक्रीज हुई होती है इसमें 1.99 तक है। ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा डिक्रीज हुई भी होती है, रिस्ट्रिक्टिव में से 1.3 तक गई भी थी। ठीक है, पीछे एमसीक्यू में हमने देखा था। ठीक हो गया, इसमें आपका आंसर हो गया ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के कॉजेज हमने, टीबी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है। ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है, ये हमने सारे पढ़े हैं। ठीक है, मैंने आपको वहाँ पढ़ाया हुआ है। ब्रोंकाइटिस में कैटाइजनर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है। सिलीडिस काइनेटिक सिंड्रोम, जिसको कैटाइजनर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें ये ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस आएगी, ये देखो, ये ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस, ये ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। इसमें भी आपको सिस्ट नजर आती है, सिस्ट नजर आती है, 4 मिनट लेफ्ट और जाऊंगा। ट्रैम लाइन्स नजर आती है, ट्रैम ट्रैक, सिग्नेट रिंग साइंस, ये देखो, ये सिग्नेट रिंग साइंस, ये सिग्नेट रिंग साइंस आपके लिए भी है। अच्छा जी, अब ये निमोनिया की चीज कुछ ऐड की हुई है। ठीक है। रिवियन ऐड की थी बट टाइम यहाँ पे इतना ज्यादा हो गया एमसीक्यूज में। ठीक है, 10-15 मिनट हम देख लेते हैं कुछ रिविजन के लिए चीजें। तो यहाँ तक एमसीक्यूज क्लियर है बच्चों आप लोगों को? एमसीक्यूज क्लियर हुए हैं? कुछ कुछ सेंस बनी है कि किस तरह से एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकते हैं? डॉक्टर सुहेल, एमसीक्यूज क्लियर हुए हैं आप लोगों को? डॉक्टर अक्सा, लेक्चर्स आप लोगों ने सुन लेने हैं डॉक्टर सुहेल। ठीक है, लेक्चर सुनेंगे तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो किसी एमसीक्यू में पढ़ेंगे। ठीक है। ये लोबार नमूनिया के मैंने आप लोगों को ये सारा याद करवाया हुआ है, किस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो हैं याद करने हैं। इसमें मैंने सारे न्यूमोनिक्स भी आप लोगों को बना बना के दिखाए हुए हैं इसमें। ठीक है। इसका मैंने आपका PKL निमोनिक बनाया था। ठीक है, इसका सिक निमोनिक बनवाया था। सारे निमोनिक्स आप लोगों ने याद कर लेना है। इसको वॉकिंग निमोनिया भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल निमोनिया को। ठीक है, ये सारा आप देख लेना है। उसके बाद इसकी जो है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ निमोनिया में 4 स्टेप्स होते हैं: कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन और रेजोल्यूशन। ठीक है। इसमें आपको सिर्फ एक्सुडेट्स और बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, सेल के अंदर सिर्फ बैक्टीरिया आएगा और छोटे छोटे एक्सुडेट्स आएंगे, और लाइट रेड कलर का आपको अपेयरेंस होगी। इसमें डार्क रेड कलर की अपेयरेंस होगी एक्सुडेट्स के साथ है। इसमें ब्लड में डार्क रेड कलर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें आरबीसीज भी आ गया। आरबीसीज के साथ में व्हाइट ब्लड सेल्स भी आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब इसमें आरबीसीज में जो है ना, इसमें फिब्रिन प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गए हैं और आरबीसीज आपके टूटना शुरू हो गए हैं। ठीक है। इसमें आपके फिब्रिन प्रोडक्ट्स जो है वो फिब्रिन प्रोडक्ट्स आपके वो ब्रेक डाउन, एक्सुडेट्स जो है आपके वो ब्रेक डाउन शुरू हो जाते हैं, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं आपके मैक्रोफेजिस। और जो आपके एक्सुडेट्स हैं वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं मैक्रोफेजिस आने की वजह से। ठीक है, ये सारे मैंने आपको बहुत अच्छे से डायग्राम्स बना बना के समझाया हुआ है। ये मैंने सारी पैथोलॉजी आपको किस तरह से कंसोलिडेशन होती है। ठीक है, ये मैंने आपको सारा समझाया हुआ है कि कंसोलिडेशन होती कैसे है बेसिकली। ठीक है, फीवर कैसे होता है, चिल्स कैसे होती है, कंसोलिडेशन कैसे होती है। ठीक है, कंसोलिडेशन कैसे हो रही होती है बेसिकली हमारे पास, कि हमारे पास फ्लूइड जो है ना बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, एक्युमुलेशन हो जाती है इंफ्लेमेशन की वजह से, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से एक्युमुलेशन हो जाती है न्यूट्रोफिल्स हमने पढ़ा था एक्सुडेट्स की। ठीक है, इन सब की एक्युमुलेशन की वजह से जो है ना कफ हो रही होती है, कंसोलिडेशन, एक्सरे के ऊपर फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। जब फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है तो एक्सरेज वहां से पास आउट नहीं करती। जब एक्सरेज पास आउट नहीं करती तो वहां पे वाइटिश एरिया जो है हमारे पास लंग के ऊपर वाइटिश एरिया, जहाँ से एक्सरेज पास आउट नहीं करेंगे उस जगह पे वाइटिश एरिया नजर आए, फ्लूइड फ्लूइड की प्रेजेंस की वजह से। फ्लूइड भी प्रेजेंट है, इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट सारे एक्युमुलेट। ठीक है।
ये सारा आपका मास्टर है बोर्ड से निमोनिया कवर हुआ है। ये वही एच इन्फ्लुएंजा में आपका ये एमसीक्यूज अब आ सकते हैं आपके एच इन्फ्लुएंजा सीओपीडी में। एच इन्फ्लुएंजा आपका ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, यंग हेल्दी ऑर्गेनिजम्स में आपका माइकोप्लाज्मा निमोनी, ठीक है। और जो आपके अल्कोहलिक्स हैं उसमें क्लेब्सिएला था, लेजनेला का मैंने आपको बताया था। इसके वेंटिलेटर्स इसका सोर्स होता है, इसके एयर कंडीशनिंग इसका सोर्स होता है, कंटेमिनेटेड वाटर सोर्सेज इसके होते हैं। बर्ड्स में आपका सिटेसी होता है, ठीक है, और इसमें आपका बर्नी एनिमल्स में आपका बर्नीटी होता है। ये आपके सारे सिम्टम्स हो गए, ठीक है। और इसमें आपके क्यूरेंट जेली स्पूटम आता है क्लेब्सियला में, रोटन एग्स में, एनरोब्स में आपका रोटन एग्स होते हैं। लेजुनेला में आपके सिम्टम्स वही सीएनएस और एब्डोमिनल सिम्टम्स, ये एमसीक्यू आया हुआ था आपका। निमोसिस्टिस में आपका जो है लेस देन 200 वाले हो गए। और जो नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है, ड्राई कफ, उसमें आपके ऑर्गेनिजम्स में आपको याद करना है माइकोप्लाज्मा, निमोसिस्टिस, ठीक है, क्लेमीडिया। टेस्ट आपने सारे कर लेने हैं इसमें। ये कंसोलिडेशन बनी हुई है, ठीक है। एम्पाइमा क्या होता है, लेस देन 60%। लाइट्स क्राइटेरिया आप लोग नीचे से ये कर लेना, ठीक है। लाइट्स क्राइटेरिया में से एमसीक्यू आते होते हैं। प्लाज्मा निमोनी में हम पीसीआर वगैरह कराएंगे, क्लीमिडिया निमोनी में हम सीरोलॉजिकल टाइटर्स कराएंगे। ये इसमें हमने पढ़ा था यूएन एंटीजन में, देखो ये एमसीक्यू आया। ऑल ऑफ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी करना है आपने, आपने फर्स्ट डे स्टेप 2 से भी करना है। मेडिसिन बहुत अच्छे से करनी है चंदा। ये सारा आपका जो है जो आपने हॉस्पिटलाइज आपने क्यों नहीं करना, ये कर्ब आपका बेसिकली है। तो रेफ्यूजन में एक्सुडेट और ट्रांसुडेट का डिफरेंस आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ये आपके इन्फेक्शंस में होता है, ठीक है, आपके कैंसर में होता है, इन्फेक्शन में आपके निमोनिया वगैरह मैंने आपको फर्स्ट स्टेप 1 से भी करवाया हुआ है ये सारा, ठीक है। कैंसर डिजीज में आ जाता है आपका एसएलई और आरए वगैरह, ठीक है। उसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम और आपकी आपके इसमें एटेलेक्टेसिस वगैरह आ जाता है। इसमें आपके प्रोटीन्स और एलडीएच कम होंगे, इसमें प्रोटीन्स और एलडीएच ज्यादा। तो आप देख लेना है आप लोगों ने। तो रेफ्यूजन में ये आपका मेनिस्कस साइन मैंने आप लोगों को समझाया था कि यहाँ पे लेटरलाइजेशन होती है, फ्लूइड सारा आपका जो है लेटरल वॉल के साथ साथ भी आपका फ्लूइड आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे सारा ये फ्लूइड भर जाता है, इसको हम मेनिस्कस साइन कह रहे हैं, ठीक है। लेटरल वॉल, ये लेटरल वॉल थी, लेटरल वॉल के साथ साथ भी ये ऊपर सारा लंग चला गया, लेटरल वॉल के साथ साथ भी फ्लूइड आ गया, इसको हमने क्या कह देना है, इसको मेनिस्कस साइन कह। ये देखो ये आज एमसीक्यू आया हुआ था कि उसको हमने क्या करना होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट में, सीटी, और उसके बाद हमने इसमें वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी करनी होती है। ब्रोंकोअल्वुलर लिवाज हमने नहीं किया, उसमें हमने वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी। Deeper into the lungs where there are not supposed to be any organisms can be contaminated and pass through the nasal pharynx, ठीक है। इसे हमने वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी की है। ये सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा वाली बात थी जो स्किन के ऊपर होगा। जब हम चेस्ट ट्यूब डालते हैं ना तो होता क्या है कि जो चेस्ट वॉल है ना उसके बाहर जो स्किन है उधर जो है हमारे पास एयर फील्ड हो जाती है। बाहर स्किन के ऊपर एयर फील हो जाती है जब हम चेस्ट ट्यूब डालने की कोशिश करते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन उसको उसको हम सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा कहते हैं। ये बनी स्किन के ऊपर। लंग एब्सेस में मैंने आप लोगों को करवाया मैं, ठीक है। अब चीजें सारी आप लोगों ने देख लेनी है। लंग एब्सेस में हमारे पास जो है ना एयर फ्लूइड लेवल्स बनते हैं, ठीक है। ये ब्लैकिश एरिया हो जाता है और नीचे सारा फ्लूइड होता है, ठीक है। ये एयर होती है, नीचे फ्लूइड होता है और ऊपर फ्लूइड होता है, ठीक है। यहाँ पे जो बनता है ये एयर फ्लूइड लेवल बन जाता है। ये दिस इज द एयर फ्लूइड लेवल। नीचे फ्लूइड है, नीचे ये व्हाइट में सारा फ्लूइड है, ये ब्लैक में सारी एयर है, और दिस इज शोन द एयर फ्लूइड लेवल।
ठीक है बच्चों। इंटरस्टिशियल इनफिल्ट्रेट, ठीक है, इंटरस्टिशियल इनफिल्ट्रेट शो हुआ में देखो लंग्स के ऊपर, ये देखो कहीं कहीं इनफिल्ट्रेट्स, ये 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 ठीक है। ये मैं पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, या आप लोगों ने देख लेना। ट्यूबरकुलोसिस में मैंने आप लोगों को सारा पढ़ा दिया है। ये निमोनिया सारा, इंटरस्टिशियल निमोनिया जो इंटरस्टिशियल में हुआ हुआ होगा सारी एक्यूमुलेशन फ्लूइड की। ये लोबार निमोनिया जिसमें एक लोब इन्वॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है। इंटरस्टिशियल निमोनिया की पिक्चर है, ये कंसोलिडेशन शो की हुई है। तो सब ये आप लोग देख लीजिएगा, फिर एंड करते हैं हम अपना लेक्चर। फिर दो दफा ऐड हो गए। ये प्राइमरी निमोथोरेक्स, प्राइमरी निमोथोरेक्स में आपके जो मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, सब प्लूरल ब्लैब्स होते हैं। स्कैनिक निमोथोरेक्स एम्फेसीमा में हो जाता है, और मार्फन सिंड्रोम में हो जाता है, ट्रोमेटिक में आपको कोई इंजरी होती है, ठीक है। और टेंशन निमोथोरेक्स में आपकी जो है ना ऑब्स्ट्रक्टिव शोक के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है। हार्ट के ऊपर आपका जो है ना प्रेशर बढ़। बाकी कुछ जो है फ्री लेक्चर्स भी यूट्यूब के ऊपर लगे हुए हैं। ये इंटरस्टिशियल की एग्जांपल है, वो दी हुई है कि फाइब्रोब्लास्ट, मैंने जो बताया था कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, अल्वुलर डैमेज होता है जिसकी वजह से मैक्रोफेज एक्टिवेट होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एक्टिवेट होते हैं, और कोलेजन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। कोलेजन प्रोडक्शन जब ज्यादा हो जाती है तो सेप्टम को सेप्टम जो अल्वुलर सेप्टम, दो अल्वुलर के में सेप्टम होता है, उसकी फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है। ये पोल वर्कर न्यूमोकोनोसिस की पिक्चर डाली हुई है मैंने। ये जो है ना स्कारिंग हुई हुई है इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज में। ये भी फाइब्रोसिस हुई हुई थी ऊपर। ये टाइप्स हैं। ये ओपन न्यूमोथोरक्स है, ठीक है। एक मिनट में दिखाऊँ तो, ये क्लोज न्यूमोथोरक्स है, ठीक है, जिसमें इंजरी जो है लंग के ऊपर हुई है, ठीक है। और इंजरी लंग के ऊपर होने की वजह से एयर जो है वो प्लूरल कैविटी में एक्यूमुलेट होगी। और जो ओपन न्यूमोथोरैक्स है उसमें इंजरी जो है वो बाहर चेस्ट कैविटी के ऊपर होगी, जिसकी वजह से एयर जो है वो प्लूरल कैविटी में एक्यूमुलेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो आखिरी है उसमें इंजरी जो है वो लंग के ऊपर होगी, और एयर जो है फ्लूइड कैविटी में एक्युमुलेट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, और वन वे वैल बन जाएगा। एयर एंटर तो हो रही है कैविटी में, लेकिन बाहर नहीं जा पा रही। और जो है कैविटी बहुत बड़ी होना शुरू हो जाएगी, कैविटी इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो हार्ट के ऊपर प्रेशर डालेगी, हार्ट के ऊपर प्रेशर सिम्टम्स आएंगे। हार्ट के ऊपर सिम्टम्स आने की वजह से जो है ऑब्स्ट्रक्टिव शोक के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। ये कल मैंने सारा आप लोगों को समझाया है लेक्चर में, कल लेक्चर लिया ना मैंने, इसमें सारा समझाया, आपको कोई टेंशन नहीं। मोथोरक्स में आपको ब्लैक लंग्स नजर आ रहे हैं, इसमें कल मैंने आप लोगों को बताया था। ये देखो ये ब्लैक हुआ पड़ा लंग सारा। ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में कल मैंने जो रह गया था ना आप लोगों को रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में, जो मैंने आपको एक पॉइंट ऐड नहीं कराया कल ट्रीटमेंट का। ये देखिए रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में जो ट्रीटमेंट था मैंने आपको बताया था एंटीफिब्रिनोलिटिक एजेंट्स में टिरफेनी टिरफेनिडोन, ठीक है। और ये भी ट्रीटमेंट, और साथ में आप इसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हो। थोड़ा सो गया। ये प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है, कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो जाता है, जिससे
जो है ना फ्लूइड सारा बाहर की तरफ लीक आउट होना शुरू हो जाता है प्लूरल कैविटी में, ठीक है, और प्लूरल इफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। इससे ब्रीथ शुरू होती है। क्लियर है बच्चों आप लोगों को ये चीजें कुछ क्लियर हुई हैं, आप लोगों को रिवाइज हुई हैं कुछ चीजें क्लियर हुई हैं कि इंशाल्लाह हम वीकेंड्स पे करते रहेंगे। वीकेंड्स पे ना हम एमसीक्यूज कुछ ना कुछ रिवाइज करते रहेंगे। कल अब आप लोगों का टेस्ट होगा पल्मों का, वो आप लोगों ने अच्छे से तैयार करके देना है जितना मैक्सिमम प्रिपेयर हो सकता है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश करें अपने रिकॉर्डेड लेक्चर सुने। कुछ फायदा हुआ एमसीक्यूज का? गाइस कुछ फायदा हुआ एमसीक्यूज का? क्लियर हुई चीजें तो बोलो। इंशाल्लाह इसी तरह के एमसीक्यूज आएंगे, जैसे लेजुलेना वाला आप लोगों ने बुक से चीजें पढ़ी और वही आया ना, इसी तरह के ही एमसीक्यूज आप लोगों को आना ही करवाने का मकसद यही था। जैसे आप लोगों को वो कोलैप्स और कंसोलिडेशन वाले एमसीक्यूज आए, ब्रोंकाइटिस वाला, क्लबिंग वाले एमसीक्यूज आए, ठीक है, इसी तरह के एमसीक्यूज आएंगे। जो चीजें बुक से पढ़ लोगे वही एमसीक्यूज आप लोगों को आते रहेंगे। आगे भी एमसीक्यूज आने हैं। कोशिश करूंगी दोबारा भी टाइम निकाल के ना आप लोगों को एमसीक्यूज, कल अगर टाइम लगा तो कल ही एमसीक्यूज दोबारा डिस्कस कर लेंगे। जो रिमेनिंग है अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, ठीक है। और बाकी जो है ना, जितना टाइम लगता रहेगा कोशिश करूंगी दोबारा भी डिस्कस करा दूंगी इंशाल्लाह। और बाकी कल टेस्ट की प्रिपरेशन करें, कोशिश करूंगी कल टाइम लगा तो कल ही हम पन्नों के एमसीक्यूज कर लेंगे, बाकी जब भी टाइम लगा हम एमसीक्यूज इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। चलें जी, अच्छा सा टेस्ट प्रिपेयर करें, अच्छा अच्छा टेस्ट दें और अच्छे से तैयारी करें। इंशाल्लाह आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। पर टेस्ट का टाइम जो है ना, मैं कोशिश करूंगी टाइम से टेस्ट बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, और आप लोगों को जब टाइम लगे आप लोग टेस्ट जो है ना सॉल्व कर लें। जैसे टाइम लगेगा ना मैं टेस्ट प्रिपेयर बना के ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। 5 बजे से पहले पहले ही शेयर कर दूँ। कल के पूरे दिन में टेस्ट आप लोग किसी भी टाइम जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम होगी वो आप लोग पूछ लीजिए। चलिए, ये मैं पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी।